हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th का चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी से जो वर्कशीट आई है 37 उसको पढ़ेंगे आज। और हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। जो भारत है इसमें ये उन देशों में से एक है जिनमें तरह तरह के जीव पाए जाते हैं और तरह तरह के पौधे पाए जाते हैं। भारत विश्व के उन 12 देशों में से एक है जिसके अंदर तरह तरह के जीव और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। लगभग 4700 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। हमारे देश के अंदर जो पौधे की स्पीसीज कहेंगे, जब टाइप्स है, जो पौधे की टाइप्स हैं वो 47,000 पाई जाती हैं, जिसके कारण हमारा जो भारत देश है वो दुनिया में 10वें स्थान पर आता है और एशिया में चौथे स्थान पर आता है। मतलब 12 देश जो दुनिया के जिनमें तरह तरह के जीव पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनमें से भारत के अंदर पौधों की प्रजातियां या पौधों की जो टाइप्स है वो 47,000 पाई जाती हैं, जिसके कारण भारत दुनिया में 10वें स्थान पर है, विश्व में 10वें स्थान पर है और हमारा जो एशिया महाद्वीप है उसमें चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 प्रजातियों के फूलों के पौधे हैं और हमारे इंडिया के अंदर 15,000 तरह के फूल पाए जाते हैं, जो विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। मतलब दुनिया में जितने फूल पाए जाते हैं उनका 6% या 6% हमारे इंडिया में फूल पाए जाते हैं। दुनिया के टोटल जो 100% फूल है उनमें से 6% फूल फ्लावर्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं या उगते हैं। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे जैसे फर्न, शैवाल जिसको अलगे भी बोलते हैं हम, तथा कवक जिसको फंजाई भी पाए जाते हैं। हमारे देश में वो पौधे भी पाए जाते हैं जिनके ऊपर फूल नहीं लगते, और वो पौधों के नाम आप याद कर लेना: फर्न, शैवाल, कवक। इसको शैवाल को अलगे भी बोल देते हैं और फंजाई भी, कवक को फंजाई बोल देते हैं। हमारा देश जो 12 वो देश हैं जिनके अंदर तरह तरह के पौधे और जीव पाए जाते हैं, उनमें से एक है। और पौधे हमारे देश के अंदर 47,000 यानी कि 47,000 तरीके के पौधे पाए जाते हैं, जिसके कारण हम दुनिया में 10वें स्थान पर और एशिया में चौथे स्थान पर हैं। हमारे देश के अंदर 15,000 फूलों की टाइप्स पाई जाती है, तरह तरह के 15,000 फूल पाए जाते हैं और दुनिया के जो टोटल फूल है उनका 6% हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। और बिना फूल वाले जो पौधे हैं इंडिया के अंदर वो फर्न, शैवाल और कवक हैं, कवक भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। हमारे इंडिया के अंदर पौधे 47,000 तरीके के टाइप्स के पाए जाते हैं, फूल 15,000 टाइप्स के पाए जाते हैं, और जो जानवर हैं 90,000 जानवरों की जातियां हमारे इंडिया में पाई जाती हैं। और हमारे इंडिया में जो ताजे पानी में मछलियां होती हैं और समुद्री पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं, वो दोनों प्रकार की मछलियां भी इंडिया में पाई जाती हैं। मछलियां ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। मछलियां दोनों तरीके की हैं, जो ताजे पानी में भी होती हैं और समुद्री पानी में भी होती हैं। 90,000 जानवर पाए जाते हैं, 15,000 फूलों की जातियां हैं और 47,000 पौधों की जातियां इंडिया में। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप, इसका ये मीनिंग आ सकता है कि प्राकृतिक वनस्पति, ये आता भी है क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पति होती है जो पौधे मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप उग जाते हैं और लंबे समय तक उसके ऊपर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब मानव उसको टच भी नहीं करता।
तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति या पौधों का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उसके ऊपर कोई मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात मानव उसको टच नहीं करता। तो इसको एज इट इज ही प्राकृतिक वनस्पति के अर्थ को याद कर लेना, ये आ सकता है क्वेश्चन। इसे अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो बिना मनुष्य की हेल्प के अपने आप उग जाती है और उसको मनुष्य कभी जब वो उगाता नहीं है तो उसको टच भी नहीं करता, और इसे जो पेड़ पौधे मनुष्य की हेल्प के बिना उगते हैं उनको प्राकृतिक वनस्पति भी कहते हैं, अक्षित वनस्पति भी कहते हैं। अक्षित वनस्पति और प्राकृतिक वनस्पति सेम है। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशीय वनस्पति कहते हैं। जो पेड़ पौधे हमारी इंडिया के हैं, पेड़ पौधों को ही वनस्पति कहा जाता है। वनस्पति किसको कहते हैं? पेड़ पौधों को। और जो पेड़ पौधे जब वनस्पति भारत के हैं, भारत में ही उगते हैं, जब मूल रूप से भारतीय हैं, उनको देशीय कहा जाता है। हमारी इंडिया में उनको देशीय वनस्पति कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि देशीय वनस्पति किसे कहते हैं, तथा जो वनस्पति भारत के बाहर से लाई गई है अथवा आई है उन्हें विदेशी वनस्पति, विदेशों से आई है। जो पौधे विदेशों से आकर हमारे इंडिया में लाकर, विदेशों से दूसरे देशों से लाकर हमारे इंडिया में उगाए गए हैं, उनको हम विदेशी कहेंगे या विदेशी कहेंगे, विदेशी वनस्पति कहते हैं। वनस्पति मैंने आपको बता दिया, पौधों को कहा जाता है। किसी क्षेत्र या समय विशेष के पौधों को पादप जात, वन्य प्राणियों को प्राणी जात या फौना कहते हैं। किसी क्षेत्र या समय विशेष के पौधे जो होते हैं उनको इंग्लिश में फ्लोरा और हिंदी में पादप कहते हैं। पौधों को हिंदी में क्या कहते हैं? पादप। पौधों को हिंदी में किसी क्षेत्र या समय में जो विशेष पौधे पाए जाते हैं उनको हिंदी में पादप कहते हैं। पादप जात, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लोरा। पौधों को इंग्लिश में फ्लोरा और हिंदी में पादप जात कहते हैं। पौधों को वनस्पति भी कहते हैं। और जो वन्य प्राणी होते हैं, जो वनों में रहने वाले जानवर होते हैं, उनको प्राणी जात भी कहा जाता है। हिंदी में प्राणी जात कहते हैं और इंग्लिश में फौना कहते हैं। तो ये याद कर लेना। क्या हुआ? जो हमारे देश में उगे हुए पौधे हैं, पौधों को वनस्पति भी हम कहते हैं। जो वनस्पति इंडिया की है, इंडिया में पौधे उगे हैं, उनको देशीय वनस्पति कहा जाता है। और जो वनस्पति यानी कि जो पेड़ पौधे हम जिनके बीज हम बाहर से लाकर इंडिया में बोए हैं, और वो उन पौधों या वनस्पति को विदेशी वनस्पति कहा जाता है। किसी क्षेत्र या समय में जो विशेष पौधे उगते हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है, इंग्लिश में फ्लोरा कहा जाता है। और वैसे पौधों को हिंदी में पादप जात कहा जाता है। पौधों को वनस्पति भी कहते हैं, पौधों को पादप जात भी कहते हैं। जो वनों में रहने वाले प्राणी होते हैं उनको प्राणी जात भी कहते हैं और उनको फौना भी कहते हैं। इंग्लिश में फौना, हिंदी में प्राणी जात। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के कारण जो मतलब कई तरीके के जो पौधे पाए जाते हैं और जानवर पाए जाते हैं, वो इतने विविध क्यों होते हैं, वे अलग अलग तरीके के क्यों पाए जाते हैं, इसके क्या कारण है वो पढ़ते हैं हम। तो पहला कारण क्या है? धरातल होता है जिस पे जो पौधे उगते हैं या जानवर रहते हैं। भूभाग, धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो पौधे होते हैं या वनस्पति होती है, वो धरती कैसी है, वो भूमि कैसी है, वहाँ पर पहाड़ है, पर्वत है या समतल भूमि है, इस चीज का भी असर वनस्पति के ऊपर पड़ता है। भूभाग का भी, जो भूमि का भाग है वो कैसा है, पर्वत है, पहाड़ है और समतल भूमि है, रेगिस्तान है, इस बात का भी पौधों के उगने पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भाग पर प्राय कृषि की जाती है, जबकि उबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान है। जैसे हमारा
उत्तरी मैदान है। आप जो बच्चे 9th में मैंने आपको ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा दिया है, जो आपको पता है हमारा जो दिल्ली वाला क्षेत्र भी लगा लो, जहाँ पंजाब हरियाणा, ये सारे क्या हैं, वो है समतल एरियाज है, मैदान है ये सारे। तो मैदानों में जितने भी हमारे इंडिया के मैदान है, उत्तरी मैदान है, वो उपजाऊ है और वहाँ पे कृषि की जाती है, खेती की जाती है। और जबकि जो उबड़ खाबड़ जैसे मैदानी एरिया, वो पहाड़ी एरिया होता है जहाँ पर मैदान नहीं होते, ऐसे भूभाग पर जंगल, फिर वहाँ पे कोई कुछ उगाता तो नहीं है, अपने आप ही जंगली पौधे और घास के मैदान बन जाते हैं। उपजाऊ भाग जिसको हम मैदान भी कहते हैं, वहाँ पर हमारे उत्तरी मैदान है जो उपजाऊ है, वहाँ कृषि की जाती है। जबकि जो उबड़ खाबड़ असमतल भूमि है, जिनके पहाड़ पर्वत है, वहाँ पर जंगल और घास के मैदान है। नंबर 2, मृदा। पहले तो हम देखते हैं जो समतल भूमि होती है वहाँ पेड़ पौधे अच्छे उगते हैं, और उबड़ खाबड़ जगहों पर अपने आप घास या जंगली पौधे उगाते हैं। तो भूभाग, धरातल के अंदर भूभाग और मृदा दोनों दोनों आएंगी। मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। जो मारुस्थल होता है वहाँ के पौधों के बारे में आ जाता है कि मारुस्थल में कौन से पौधे पाए जाते हैं। तो वहाँ की मिट्टी क्या होती है, बलुई, यानी कि रेत होता है वहाँ पे। और वहाँ पे पौधे कौन से उगते हैं मारुस्थल, यानी कि राजस्थान जैसे एरिया में कैसे होते हैं, कंटीली झाड़ियाँ। और मारुस्थल जो राजस्थान जैसा एरिया है वहाँ पर बलुई मृदा होती है, यानी कि रेतीली मिट्टी होती है और कंटीली झाड़ियाँ उगती हैं। ये भी आ जाता है कि मारुस्थल में कौन से पौधे उगते हैं। और नदियों के डेल्टा क्षेत्र में, जहाँ पे नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, वहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं, डेल्टा के पास ज़्यादा पानी होता है और वहाँ पे मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। ये याद रखना है, नदियों के डेल्टा पर कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मैनग्रोव वन। ये क्वेश्चन वन वर्ड में भी आ जाता है और इसमें भी मारुस्थल वाला भी आ जाता है। नदियों के डेल्टा क्षेत्र में, जहाँ पर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, वहाँ ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। और जो मैनग्रोव वन होते हैं वो पानी के अंदर वो डूबे हुए होते हैं, वो जो वृक्ष होते हैं। पर्वतों की ढलानों में यहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। वैसे तो पर्वत जो होते हैं, पर्वत पहाड़ होते हैं, उनकी ढलानों पर मिट्टी नहीं होती। अगर पर्वतों की ढलान पर मिट्टी पाई जाती है, यानी कि मिट्टी की परत मोटी होती है, तो वहाँ शंकुधारी वन उगा देते हैं। वो आप देखे होंगे, वो तो तीखी सी चोंच वाले पौधे होते हैं शंकुधारी वन। मारुस्थल में जहाँ रेतीली मिट्टी होती है वहाँ क्या होते हैं, कंटीली झाड़ियाँ, रेतीली मिट्टी के बलुई मृदा भी बोलते हैं। और जो नदियों का डेल्टा होता है वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वहाँ याद रखना, नदियों की डेल्टा पर मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों पर वैसे तो मिट्टी होती नहीं है, अगर वहाँ पे जो मिट्टी की परत, जब मृदा की परत मोटी होती है, तो वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ये भूभाग के अंदर ये वनस्पति और प्राणियों के अंदर अलग अलग प्राणी क्यों पाए जाते हैं, तो ये धरातल के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का धरातल कैसा, पहाड़ी एरिया है, मैदानी एरिया है, और फिर उसके अंदर कैसी मिट्टी है। मिट्टी की टाइप बदलने से भी पौधों की टाइप बदल जाती है। अब पढ़ते हैं जलवायु। तो तापमान, इसमें क्या, तापमान के डिफरेंस से भी पौधे में विविधता आ जाती है। अलग अलग जो तापमान होते हैं वहाँ पर अलग अलग तरीके के पौधे पाए जाते हैं। पहला होता है क्लाइमेट, जिनके जलवायु में क्या आता है, पहला तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। अगर किसी एरिया का तापमान कैसा है और जो वहाँ पर हवा चलती है उसके अंदर मॉइस्चर, यानी कि नमी होती है, जैसे नमी का पता ऐसे चलता है, जैसे आजकल नमी है, हवा के अंदर क्या है, मॉइस्चर है, तो क्या होता है, हमें चिपचिपा सा लगता है। तो अगर जब नमी नहीं होती और जब जैसे आजकल चल रही है हवा, तो इसमें क्या है, नमी है। और एक जब जून में होता है तो हवा में नमी नहीं होती। तो जून में क्या होता है, तापमान ज़्यादा होता है और नमी की मात्रा कम होती है। और तापमान का अत्यधिक कम होना या अत्यधिक बढ़ना प्राय वनस्पति के लिए प्रतिकूल होता है। ना जो पौधे ना तो ज़्यादा गर्मी में उगते हैं, ना ही ज़्यादा
ठंड में उगते हैं, और तापमान बढ़ने से भी पौधों पर प्रभाव है, जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पौधे मतलब बढ़ नहीं पाते। प्रतिकूल प्रभाव का मतलब कि उनका जो बढ़ना होता है वो रुक जाता है। और अगर ज़्यादा कम हो जाए तापमान, उससे भी पौधे नहीं बढ़ते। ज़्यादा ठंडे एरियाज में भी पौधे नहीं अच्छी तरीके से नहीं उग पाते, और ज़्यादा गर्म क्षेत्रों में भी पौधे नहीं उग पाते। और तापमान क्या कैसा है, और उसमें जो हवा है, वहाँ की जो हवा चलती है उसके अंदर नमी है कि नहीं है, इस पर भी पौधों का जो पौधे हैं उनमें विविधता पाई जाती है। अलग अलग तापमान वाले स्थानों पर अलग अलग पौधे उगते हैं। अलग अलग तापमान वाले जिस ठंडे एरिया में अलग पौधे उगते हैं, और कम गर्मी वाले गर्म स्थानों पर पौधे अलग अलग उगते हैं। ये तापमान का भी असर पड़ता है। तापमान जिन एरिया में ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे भी नहीं उगते, जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे भी ढंग से पौधे नहीं उगते। और हर एरिया के टेम्परेचर के कारण वहाँ पर उगने वाले पौधों की टाइप चेंज हो जाती है। हमारे इंडिया में देखना, अलग अलग एरियाज में उत्तरी मैदानों में कुछ और पौधे उगते हैं, और पर्वतों पहाड़ों में अलग, और मारुस्थल में अलग पौधे उगते हैं। जो तापमान जो राजस्थान का तापमान ज़्यादा होता है तो वहाँ कंटीली झाड़ियाँ ही उगती हैं। और उत्तरी मैदानों में जो तापमान है वो ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है, इसलिए वहाँ पर जो पौधे और फसलें हैं वो अच्छी उगती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में पौधे आपने ऊपर देखा शंकुधारी पौधे होते हैं। और आप अगर इस चैप्टर को पढ़ोगे, जो जिसमें से ये वर्कशीट आई है, उसके अंदर बताया गया है कि पहाड़ी एरिया में जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, पहाड़ों में ठंड बढ़ती जाएगी, तो वहाँ पर पौधों का जो साइज होता है वो कम होता जाता है। तापमान के कारण भी पौधों में विविधता आ जाती है। अलग अलग तरीके के पौधे पाए जाते हैं, पहाड़ी एरिया में अलग, मैदानी एरिया में अलग, मारुस्थल में अलग। अब सूर्य का प्रकाश, किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई व ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। जिस जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है तो वहाँ पे जो पौधे हैं वो अच्छी तरीके से उगते हैं, और जिन एरियाज में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहाँ पर पौधे ढंग से नहीं उग पाते। आप चाहे सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय कितनी देर रहता है सूर्य किसी स्थान पर, और वहाँ के अक्षांश, समुद्री तल अक्षांश भी होता है, ऊपर नु जाते हुए अक्षांश बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे तो सूर्य की रोशनी वहाँ कम पहुँचती है, तो इसलिए वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, और वहाँ भी पौधे तापमान लगा लो, जिनका तापमान, जिन एरियाज का तापमान कम होता है वहाँ तापमान क्यों कम होता है, यानी कि ठंड ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। इसलिए पहाड़ों की जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे वहाँ पौधों का जो साइज है वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश ना मिलने के कारण ढंग से उग नहीं पाते। समुद्र तल से ऊंचाई व ऋतु पर भी, और हमारे देश की जो भारत है इसमें ऋतुएं बदलती हैं। हमारा जो भारत देश है इसमें जो ऋतुएं हैं, जो सीजन है वो बदलते हैं, जिसके कारण भी हमारे देश के अंदर उगने वाले पौधे, सर्दी में कुछ और पौधे उगते हैं और गर्मी में कुछ और पौधे उगते हैं। प्रकाश अधिक मिलने पर वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश जिस जगह पहुंचता है वहां उगने वाले पौधों की लंबाई भी ज्यादा होती है और अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। वर्षण, वर्षण का मतलब है वर्षा। जिन एरियाज में ज़्यादा बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है, तो वहाँ फसलें ज़्यादा उगती है, पौधे भी अच्छे उगते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा संघन वन पाए जाते हैं। जहाँ अच्छी बारिश होती है, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ घने वृक्ष पाए जाते हैं। संघन वृक्ष का वन का मतलब ये है कि जहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे वृक्ष पाए जाते हैं, उसको संघन वन बोला जाता है। भारत में कितने प्रकार की पौध प्रजातियां पाई जाती हैं? पौधों की प्रजातियां कितनी पाई जाती है? 47,000 पढ़ी थी हमने पहले ही। वनस्पति से आप क्या समझते हैं? अपने आसपास पाए जाने वाले कुछ पौधों को। वनस्पति का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। अगर प्राकृतिक वनस्पति होती तो फिर हम बोलते वो वनस्पति जो मनुष्य की हेल्प के बिना उगती है और जिसके ऊपर मनुष्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वनस्पति पूछिए तो वनस्पति क्या होते हैं? पेड़ पौधे। वनस्पति क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। और आपके आसपास जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके नाम लिख देना आप।
अक्षित वनस्पति वही अक्षित या प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? जिसके ऊपर मनुष्य का कोई, जो बिना मनुष्य की हेल्प के उगते हैं और मनुष्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको अक्षित वनस्पति या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वे आपके द्वारा गमलों में उगाए गए पौधों में से किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि जो आप गमलों में पौधे उगाते हैं उसमें मनुष्य, गमलों में उगाए जाने वाले पौधे मनुष्य की सहायता से उगते हैं, इसलिए ये अक्षित या प्राकृतिक वनस्पति से अलग है। जो अक्षित वनस्पति होती है वो अपने आप ही उग जाती है, उसमें कोई ना तो मनुष्य पानी देता है ना उसकी कोई देखभाल करता है। लेकिन गमले में जो पौधे होते हैं उसकी हम देखभाल करते हैं, तो वो प्राकृतिक पौधे नहीं होते गमलों वाले पौधे। और किन्हीं दो देशज व दो विदेशी वनस्पति के उदाहरण दीजिए। आप दो देशज और दो विदेशी पौधों के उदाहरण दीजिए। जी आपकी बुक में दे रखा होगा, जो 5वां चैप्टर खोल लेना, लेकिन इसमें तो इन्होंने देशज और विदेशी पौधों का नाम नहीं दिया गया। मेरे ख्याल से पीपल, नीम हमारे देश के पौधे हैं, और विदेशी पौधों का आप बुक में से देखना है, एनसीईआरटी बुक में से ही देखना है, या मैं आप लोगों को बता दूंगी अगली वीडियो में। जो अगली भी वर्कशीट होगी वो भी इसी से संबंधित होगी। देशज तो आप पीपल, नीम वगैरह कह सकते हो, हमारे इंडिया के पौधे हैं नीम और पीपल। और ये विदेशी पौधे आप बुक में से देख लेना। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण है वो हमने पढ़ लिया। भूभाग, मृदा के, धरातल के कारण और जलवायु। धरातल के अंदर भूभाग कैसा है? उबड़ खाबड़ है, जहाँ समतल है तो समतल में अच्छे पौधे उगेंगे, उबड़ खाबड़ में ओनली बनी उगते हैं। जब और मृदा अगर अच्छी मृदा पाई है, अगर बलुई मृदा है तो उसमें कंटीली झाड़ियाँ, अगर नदियों का डेल्टा जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, पर्वतों की ढलानों पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और जो हमारे उत्तरी मैदान है उनको, उसकी मिट्टी जलोढ़ मृदा होती है, उसमें कृषि वगैरह की जाती है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के क्या कारण है? ये सारे कारण ऊपर वाले लिख देने हैं। धरातल में भूभाग के अनुसार भी पेड़ पौधे अलग अलग, पहाड़ों में अलग है, उत्तरी मैदानों में अलग है, मरुस्थल में अलग है। मिट्टी भी बदल जाती है। उत्तरी मैदानों की मिट्टी कुछ और है, पर्वतों की मिट्टी कुछ और है, और मरुस्थल की मिट्टी कुछ और है, जिसके कारण पौधों में विविधता आ जाती है। वो हर एरिया में अलग अलग तरीके के पौधे उगते हैं। और तापमान बढ़ने घटने से भी पौधों की में विविधता आ जाती है। कम तापमान वाले जिस जगह ना तापमान ज़्यादा होता है ना कम होता है, वहाँ बढ़िया पौधे, लंबे पौधे उगते हैं, अच्छे पौधे उगते हैं। और जहाँ टेम्परेचर कम होता है, जहाँ पहाड़ों के ऊपर ठंड होती है, वहाँ पे कम लंबाई वाले पौधे उगते हैं। और जहाँ पर मतलब सूर्य की रोशनी भी अच्छी तरीके से पहुँचे, वहाँ पे भी अच्छे लंबे पौधे उगते हैं। और जिन एरिया में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे भी घने वन पाए जाते हैं। ये कारण है सारे। तो ये हमारी वर्कशीट मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी है, और आप लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना। जो अगली क्लास होएगी उसमें इसमें से जो क्वेश्चन होंगे इससे संबंधित वो पूछे जाएंगे। और विदेशी का मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगी कि कौन से आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो 5वां चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसमें ये होगा। आपको मैंने देश तो बताया, पीपल और नीम भी लिख सकते हो।